गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग राजनीति शास्त्र विषय में बीए तृतीय वर्ष का थर्ड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध शुरू करने जा रहे हैं। ये पहला मौका है कि हम लोग एक दूसरे के सामने नहीं हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए ये ज़रूरी है कि हम सुरक्षित भी रहें और हमारी पढ़ाई भी किसी भी प्रकार से उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। मैं डॉक्टर नीलम कांत बीए तृतीय वर्ष का थर्ड पेपर आपके साथ डील करूंगी। ये पेपर चूँकि थर्ड ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ, पहले ये केवल पीजी क्लासेस में पढ़ाया जाता था, लेकिन इसके महत्व को देखते हुए, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके आज के वर्तमान समय में इसकी रेलेवेंस को देखते हुए ये ज़रूरी था कि इसको बीए लेवल पर ही इंट्रोड्यूस किया जाए। ये एक बहुत डिटेल्ड और विस्तृत अध्ययन का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत और व्यवहार। ये पेपर पूरे विश्व की राजनीति से डील करता है, इसलिए आवश्यक है कि आपको वर्ल्ड मैप अपने सामने रखना होगा। उसमें जिन राष्ट्रों का हम अध्ययन करेंगे उनको आप वर्ल्ड मैप पर ट्रेस करेंगे। साथ ही आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं उसके अलावा जर्नल्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो पत्रिकाएं आती हैं वो, न्यूज़पेपर्स जिसमें आप एडिटोरियल्स देखेंगे, तथा रेफरेंस बुक्स, इनका अध्ययन बहुत आवश्यक है। इसके बिना इस पेपर में ज़्यादातर टॉपिक्स के साथ डील करना असंभव है। तो आपकी मेहनत और आपकी इन डेप्थ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेपर 1945 से लेकर वर्तमान समय तक की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषयों को कवर करता है, जिसमें हम विदेश नीतियाँ पढ़ेंगे, युद्ध पढ़ेंगे, डिसआर्मामेंट पढ़ेंगे, निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, इंटरनेशनल टेररिज्म, ट्रीटीज़, अलग अलग राष्ट्रों की विदेश नीतियों में बदलाव और सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का आपस में इंटरैक्शन, एक दूसरे के साथ व्यवहार, ये इस पेपर में बहुत अहम है। तो आपकी जानकारी बहुत होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको पर्सनली ये सुझाव दूंगी कि आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय जो भी खबरें होती हैं इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, वो हमेशा फ्रंट पेज पर होती हैं या एडिटोरियल्स में होती हैं। तो जो भी पेपर आपके घर में आता हो, उस पेपर में फ्रंट पेज बहुत ध्यान से पढ़िए, स्पेशली विद रेफरेंस टू इंडिया, भारत और उसके अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इसके अलावा जो आपका मिडल ईस्ट है, वो एशियन कंट्रीज़, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल टेररिज्म में आपको अफ्रीका की भी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखना होगा। तो हर राष्ट्र जो है वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार करता है, क्या भूमिका निभाता है, कब कब उसकी भूमिकाएं बदलती हैं, क्यों बदलती हैं, ये एक एनालिटिकल स्टडी है। तो इसमें आपको केवल फैक्ट्स या घटनाओं का वर्णन नहीं करना होगा, इसमें आपको साथ साथ एनालिसिस भी करनी होगी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये युद्ध हुआ तो इसके क्या कारण थे, युद्ध के बाद किस तरह से चीज़ों को डील किया गया, कौन सी कंट्रीज़ ने क्या रोल प्ले किया, किस तरह समीकरण बने, किस तरह इक्वेशंस फॉर्म हुई, किस तरह सभी राष्ट्रों ने आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार किया। तो ये
एक बहुत गहन और एनालिटिकल अध्ययन है, विश्लेषण करना होगा आपको। तो मेहनत ज़रूर है पर इंटरेस्टिंग है, और अध्ययन क्योंकि विस्तृत है इसलिए आपको इसमें रीडिंग ज़्यादा पढ़ने की आदत डालनी होगी। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, वो इंसिडेंट आपको पता होगा कि 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगस्त के महीने में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बॉम्ब्स का प्रयोग किया था, जो विश्व के इतिहास में पहली बार था, जिससे भयंकर तबाही हुई थी और जापान ने आत्मसमर्पण किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो देश लड़े वो मुख्यतः यूरोप के राष्ट्र थे। अमेरिका युद्ध के मध्य तक एक आइसोलेशन की पॉलिसी फॉलो करता आ रहा था। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 तक कोई भी रोल नहीं प्ले किया। यूएसएसआर भी, क्योंकि कम्युनिस्ट हो गया था 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद, इसलिए इस समय वो अपनी आंतरिक स्थिति को बेहतर कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली। तो यूएसएसआर और यूएसए दोनों ने अपने आप को, जब युद्ध शुरू हुआ 1939 में पोलैंड पर आक्रमण से जर्मनी के द्वारा, इन दोनों महाशक्तियों ने, इन दोनों नेशंस ने अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अलग रखा। जो कंट्रीज वॉर में लिप्त हुई शुरुआत से वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप के छोटे छोटे अन्य देश, प्रमुख ये 4 राष्ट्र थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिन पावर्स के बीच में लड़ा गया, जो 2 गुटों के बीच में लड़ा गया, उनमें से एक थी एलाइड पावर्स, जो डेमोक्रेटिक थी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की थी। वो थी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। जो दूसरा विरोधी पक्ष था, उसमें जो मुख्य रूप से राष्ट्र थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। ये राष्ट्र तानाशाही राष्ट्र थे, यहाँ तानाशाही थी, इसलिए एलाइड पावर्स, जिनको मित्र राष्ट्र कहेंगे, और एक्सिस पावर्स, जिनको हम धुरी राष्ट्र कहेंगे, इन दोनों के बीच में जो ये युद्ध हुआ, ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी था, ये महायुद्ध था। और ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में जो राष्ट्र विजयी हुए वो बहुत सशक्त थे या बहुत शक्तिशाली थे, सभी को उतना ही नुकसान हुआ। कई इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने लिखा है कि इतनी भयंकर तबाही हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि 1945 में यूरोप में यंगर जनरेशन बिल्कुल साफ हो चुकी थी। 6 साल का युद्ध हुआ था, जिसमें कितने सिविलियंस ने, आर्मीज ने, जवानों ने तो जाने गंवाई थी, बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई थी, बॉम्बार्डिंग्स हुई थी, लोग बेघर हो गए थे, भुखमरी थी, तबाही थी, बेरोजगारी थी। कुल मिलाकर के यूरोप की स्थिति बहुत शोचनीय और बहुत दयनीय हो चुकी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मेन चेंजेस आए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो सबसे पहले ये हुआ कि पावर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट माना जाने लगा। ये माना गया, ये महसूस किया गया कि जो राष्ट्र शक्तिशाली हैं वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और ये बहुत आवश्यक है कि हर राष्ट्र जो है वो अपनी राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित को अपनी विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे। तो राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति ये आधारशिला बन गए हर राष्ट्र की विदेश नीति का, उसका दूसरे देशों के साथ इंटरैक्शंस का। हर राष्ट्र की ये इच्छा थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी भूमिका प्रदान करे कि उसकी
सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई खतरा ना। तो जो दो कॉन्सेप्ट्स उभर के आए वो थे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति। हर राष्ट्र इनको परसू करने में लग गया। आप अगर उस समय की विदेश नीति जब हम लोग पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि हर राष्ट्र जो है वो अपनी राष्ट्रीय नीति और अपनी राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति को साधने में लग गया। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चेंज हुआ वो ये हुआ कि जर्मनी और इटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, क्योंकि ये पराजित राष्ट्र थे। इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई और कहा जाता है कि लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के घर तबाह हो चुके थे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ज़मींदोज़ हो गई थी, इतनी बॉम्बार्डिंग हुई थी, लाचारी थी, बेरोज़गारी थी, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे जर्मनी और इटली। इंग्लैंड और फ्रांस भी इस युद्ध में बहुत कमज़ोर हुए, विजयी राष्ट्र ज़रूर हुए। इन्होंने इटली और जर्मनी और जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया एटम बॉम्ब्स गिर जाने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये राष्ट्र जो हैं वो बहुत समृद्ध थे। ये राष्ट्र भी बहुत कमज़ोर हो गए और इन्हें इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस युद्ध में यूरोप का जो शक्ति संतुलन था वो समाप्त हो गया। शक्ति संतुलन तब होता है जब एक विशेष रीजन में दो ऐसी पावर्स हों जिनकी शक्तियाँ करीब करीब एक दूसरे के बराबर हो। ऐसे में युद्ध की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन जब बैलेंस ऑफ पावर डिस्ट्रॉय होता है, जब एक राष्ट्र बहुत शक्तिशाली हो जाए और एक राष्ट्र बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाए, तब जो शक्ति संतुलन है वो समाप्त हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये एक बहुत विकट परिस्थिति होती है। ऐसे में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जाहिर है कि जब किसी राष्ट्र को मालूम है कि वो बहुत शक्तिशाली है और वो दूसरे राष्ट्र को परास्त कर सकता है तो वो उस पर आक्रमण करेगा। लेकिन अगर उसको ये ज्ञात है कि दूसरा राष्ट्र भी उतना ही शक्तिशाली है तो युद्ध की संभावनाएं कम हो जा सकती हैं। हो सकता है वो एक दूसरे को धमकियाँ दें, युद्ध शुरू करने के लिए जो है वो उनको उकसाएं, लेकिन वास्तव में वो एक दूसरे के सामने नहीं आते। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बैलेंस ऑफ पावर यूरोप में ख़त्म हो गया और विश्व में भी बड़ा मुश्किल हो गया कि हम एक शक्ति संतुलन बनाए रखें। इसलिए एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ, एक ऐसा समय आया जब ये नहीं समझ में आ रहा था कि शक्तिशाली राष्ट्र कौन से हैं और कमज़ोर राष्ट्र कौन से हैं, कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जो आत्मनिर्भर हैं, कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जो अपने डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर कर रहे हैं, कौन से राष्ट्र सुरक्षित हैं, कौन से असुरक्षित हैं। ये तय करना बहुत मुश्किल हो गया। यूरोप जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रही थी, अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी हो कभी या ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी हो तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो सेंटर, एपिसेंटर रहा है, जो केंद्र रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का, वो यूरोप रहा है, जिनमें मुख्य रोल जो है वो फ्रांस और जर्मनी ने प्ले किया।